Good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली और हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम चैप्टर 8 का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। अब आधारिक संरचना क्या होती है ये हमने पहले समझ लिया था, इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसे अधोसंरचना कहते हैं, ठीक है, या आधारिक संरचना कहते हैं। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसे ही आधारिक संरचना कहते हैं। अब आधारिक संरचना तो देख लिए। अब ये प्रासंगिकता कौन सा नया वर्ड है? तो प्रासंगिकता का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। मतलब कि आधारिक संरचना की ज़रूरत। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आधारिक संरचना की ज़रूरत क्या है। स्टार्ट करें। तो आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल कार्य प्रणाली निर्भर करती है। मतलब आधारिक संरचना एक ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर क्या निर्भर करती है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली, वो भी कैसी? कार्यकुशल कार्य प्रणाली, ठीक है। मतलब जो हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसकी कार्यकुशल कार्य प्रणाली होनी चाहिए, यानी अच्छी तरीके से किया गया कार्य। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है तो उससे क्या होता है? हमारी स्वास्थ्य सुविधा जो होती है ना हमारी, वो विकसित होगी, ठीक है, यानी स्वास्थ्य में विकास होगा। तो कार्य कुशल, यानी जब कुशल तरीके से कार्य करेगा तभी तो विकसित होगी ना, तभी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी ना। तो वैसे ही जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल कार्य प्रणाली निर्भर करती है, ठीक है। आगे, आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशक दवाइयों और खाद्य के तीव्र व बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है। मतलब हमारी जो आधुनिक कृषि है वो भी अधोसंरचना पर निर्भर करती है। कैसे? बीजों, कीटनाशक दवाइयों और खाद के तीव्र बड़े पैमाने पर परिवहन, यानी लाने ले जाने के लिए, ठीक है। इसके लिए ये आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है। और इसके लिए ये काय का उपयोग करते हैं? सड़कों, रेल, जहाजी सुविधा, इन सब का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे, वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ा। यानी वर्तमान समय, यानी जो आज का समय है उसमें कृषि को एक बहुत बड़े पैमाने, यानी बड़े तरीके से कार्य करने के लिए काय पे डिपेंड होना पड़ा? बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर। क्यों होना पड़ा? क्योंकि जब बड़े पैमाने पर कृषि की जाने लगी तो बीमा और बैंकिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। तो कृषि को अपने बड़े पैमाने पर कार्य करने के लिए काय पर डिपेंड होना पड़ा? बैंकिंग सुविधा और बीमा पर, ठीक है। आगे, संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती हैं। मतलब जो संरचनात्मक सुविधाएं होती हैं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती हैं। कैसे? कि उस देश का उत्पादन कैसे होता है? उत्पादकता में वृद्धि करती हैं उस देश की, ठीक है, तब वो वहाँ की जनता की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान देती हैं। आगे, अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से बुरा असर पड़ सकता है। जलापूर्ति और सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अस्वस्थता में कमी आती है और बीमारी के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है। यानी अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर काय पर असर पड़ता है? स्वास्थ्य पर, और वो भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जलापूर्ति, सफाई में सुधार, ऐसी कई जो प्रॉब्लम्स हैं, और संक्रमित जल, यानी जो संक्रमित जो जल होता है उससे आई बीमारियां काय का कारण बनती है? अस्वस्थता का, ठीक है।
और बीमारी के होने पर क्या हो जाती है, कम गंभीरता। ठीक है। अब जब इंसान इन कारणों से, जैसे कि स्वास्थ्य पर बुरा असर कैसे पड़ेगा, जलापूर्ति, सफाई में सुधार, संक्रमित जल संक्रमित की बीमारियों से, इन सब कारणों से जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, यानी जब वो इंसान अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है, जब वो इंसान अस्वस्थ होगा तो वह अपना काम नहीं करेगा, और जब वो इंसान अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को रोक देगी। ठीक है। आगे, जल, सफाई और स्वास्थ्य के बीच इस संबंध के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ सकता है। यानी हम सिर्फ स्वास्थ्य और उसका स्वास्थ्य अस्वस्थता का कारण हम सिर्फ किसे नहीं बता सकते, सिर्फ संक्रमित जलापूर्ति वगैरह को। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे परिवहन और संचार भी इस चीज़ में बहुत बड़ा नाम है इसका। क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि परिवहन और संचार से क्या होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है, इन सब से कई बीमारियां आती हैं। ठीक है। तो इन सब से हमें बचाव करना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े, क्योंकि इनसे सबसे पहले कहाँ असर पड़ेगा, लोगों पर। लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। जब लोग अस्वस्थ होंगे तो वो अपना काम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और जब वे अपना काम बंद कर देंगे तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, हो गया क्लियर? तो इस टॉपिक में हमें अच्छे से समझ में आया कि आधारिक संरचना की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 8.4 क्या है, आधारिक संरचना की स्थिति। ठीक है। अब हमने आधारिक संरचना पढ़ ली, आधारिक संरचना की ज़रूरतें भी पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है कि आधारिक संरचना की स्थिति क्या है। ठीक है। पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था। यानी जो हमारी परंपरा चली आती है ना, हम मानते हैं ना कि पारंपरिक रूप से ऐसा ही होगा, वैसे पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करना, यानी हमारी जो आधारिक संरचना है उसको विकसित करने का पूरा दायित्व किसका था, भारत सरकार का था। सॉरी, भारत सरकार का नहीं, सरकार का था। बात तो एक ही है, भारत सरकार हो या सरकार हो। ठीक है। तो पॉइंट क्या था हमारा, पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था, लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। ठीक है। क्या पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का जो निवेश था वो कैसा था, अपर्याप्त, यानी इससे कोई काम नहीं बना। यानी भारत सरकार का जो दायित्व था आधारिक संरचना को विकसित करने का, वो उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पा रही थी। तब क्या हुआ, आजकल निजी क्षेत्रक ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। यानी आजकल, यानी प्रेजेंट में अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो निजी क्षेत्रक हैं, निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर यानी जिनकी निजी खुद की कंपनियां होती हैं, उन्होंने क्या किया, आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर, यानी उन्होंने खुद से और सरकार के साथ बराबर भागीदारी करके आधारिक संरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। आगे, हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। यानी कहाँ रहती है, विलेज यानी गांव में रहती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा खुचा गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती हैं। क्या हो रहा है, हमारी बहुसंख्यक आबादी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, गांव में।
तो जब वो गांव में रहते हैं तो विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद, यानी विश्व में तकनीकी आने के बाद, यानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी गांव की महिलाएं जो होती हैं वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल, बच्चा खुच्चा, गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जीव ईंधन का आज भी प्रयोग करती हैं। यानी आपने देखा होगा कि काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, ठीक है। इसके बावजूद भी आज भी हमने गांव में महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा है कि नहीं। और ईंधन, जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब देखने में ये भी आता है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद भी, ठीक है, वो काय पे काम करती हैं, चूल्हे पर, ठीक है, यानी पुराने ज़माने जैसे। लेकिन अब पॉइंट क्या आता है कि ये भी उन्हें अपने पास ही नहीं मिलता है, मतलब उन्हें जल और ईंधन के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, यानी उन्हें पानी का साधन भी उनके लिए दूर होता है। और चूल्हा जलाती हैं तो उसके लिए लकड़ी और बच्चा खुचा गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं वो सब भी लाने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। 2001 की जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 84% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं, ठीक है। मतलब जो 2001 की जनगणना की गई उसमें देखा गया कि ग्रामीण भारत में केवल 56% लोग कैसे थे जिनके पास काय की सुविधा थी, बिजली की, ठीक है। और फिर 43% लोग कैसे थे जिनके पास मिट्टी के तेल का उपयोग करते थे। यानी जो लोग मिट्टी के तेल, यानी आपने देखा होगा कि गांव में मिट्टी के तेल से चिमनी या दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। मतलब 56% लोगों के पास तो बिजली थी, पर 43% लोग मिट्टी के तेल का ही उपयोग करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% लोग अब कैसे थे, जो खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते थे। अब ये जैव ईंधन क्या होता है? जैव ईंधन यानी लकड़ी, गाय के गोबर से बने कंडे, ये सब घास, पत्तियाँ, ये सब हुए जैव ईंधन, ठीक है। अब देखने को क्या मिलता है कि 24% ग्रामीण परिवार लोगों में नल पानी उपलब्ध होता था। मतलब केवल 24% लोग ऐसे थे जिनके पास नल का पानी उपलब्ध होता था, ठीक है। और बाकी 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झील, नदी आदि नहर यानी खुले स्रोतों का ही पानी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे क्या दिया है, ग्रामीण इलाकों में केवल 20% लोग सफाई सुविधा प्राप्त थी। यानी ग्रामीण इलाकों में अब केवल 20% ही ऐसे लोग थे जिन्हें सफाई की सुविधा प्राप्त थी, बाकी को नहीं थी, ठीक है। क्लियर? क्या लिखा है देखें, 8.1। 8.1 तो हमें देखना ही होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये रही 8.1। क्या दिया इसमें, भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारिक संरचना 2003 के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं हम, यहाँ हमारा क्या दिया है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यहाँ हमारी दी है शुद्ध पेयजल तक पहुँच % में, उन्नत सफाई, मोबाइल फोन लाइन, बिजली उत्पादन, ठीक है। अब चीन में कैसा था, चीन में सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 20। भारत में कितना था, 5। और इंडोनेशिया में 14 था, सिंगापुर में 5 था, पाकिस्तान में 2, कोरिया में 7 और हांगकांग में 4। सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद किस में था, चीन में, ठीक है। आगे हमारा भारत का जो सुरक्षित पेयजल था वो कितना था, 84, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका था, हांगकांग और सिंगापुर का, ठीक है। और चीन का कितना था, 75, और पाकिस्तान का 90, कोरिया का 92 और इंडोनेशिया का 76, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने दी है, विश्व विकास रिपोर्ट किसने दी है, विश्व बैंक ने, ठीक है। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। आगे उन्नत सफाई क्या थी हमारी भारत की, 28, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी थी, हांगकांग और सिंगापुर की, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल, ये यहाँ केवल 4 थे,
सबसे ज़्यादा कहाँ थे? हांगकांग में 817, ठीक है। और फ़ोन लाइन 33 थी और सबसे ज़्यादा कहाँ थी? हांगकांग में ही थी ये भी। इसके बाद क्या है? बिजली उत्पादन भारत में 107 था और सबसे ज़्यादा कहाँ था? 1630 हांगकांग, सॉरी सबसे ज़्यादा था 1887 सिंगापुर में, ठीक है। इस तरह से ये चार्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ऐसा कितने % कहाँ क्या था, ठीक है। इस चार्ट को एक बार और अपने हिसाब से अच्छे से देख कर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। आगे इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई है। यानी क्या है कि इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना जो भारत में उपलब्ध है, उन आधारिक संरचनाओं की तुलना कहाँ की गई है? जो अन्य देश हैं उनसे की गई है, ठीक है। तो आगे हम क्या देखते हैं कि आधारिक संरचना, यह सर्वविदित है कि आधारिक संरचना विकास की नींव है। ये हम सब जानते हैं कि आधारिक संरचना काय की नींव है? विकास की। लेकिन भारत में अभी भी इसकी बहुत कमी है। लेकिन भारत में आधारिक संरचना की अभी भी बहुत कमी है। भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 5% निवेश करता है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है। यानी भारत क्या करता है? आधारिक संरचना के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल कितना देता है? 5%, ठीक है, जो चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है। जब आधारिक संरचना में निवेश ज़्यादा लगाया जाएगा तो आधारिक संरचना और अच्छे तरीके से बढ़ेगी। उसके बावजूद भी भारत कितना देता है? 5%, ठीक है। इसीलिए भारत की आधारिक संरचना बहुत कम है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया है कि आज से 10 दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए भारत की आधारिक संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? जैसे पहले पॉइंट में बात की कि 5% निवेश लगाता है, इस निवेश को बढ़ाना होगा। यानी आधारिक संरचना में निवेश को बढ़ाना होगा, जिससे आधारिक संरचना में विकास आएगा और विकास होगा तो अर्थव्यवस्था में विकास होगा। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। यानी किसी भी देश में अगर आय में वृद्धि की जाती है तो उसके साथ साथ काय में परिवर्तन आता है आधारिक संरचना में। आगे अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो अल्प आय वाले देश हैं उनके लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं और उनकी बुनियादी उपयोग के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है यानी मजबूत होती है, तैयार होती है, उसकी बुनियादी उपयोग के योग मांगों की पूर्ति होती है। उसकी बुनियादी उपयोग के योग मांगों की पूर्ति होती है, यानी उसके जो उपयोग होते हैं उनके योग मांगों की पूर्ति की जाती है। वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है और वैसे वैसे ही अर्थव्यवस्था में कृषि की जो हिस्सेदारी होती जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आगे सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है और सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारी जो आधारिक संरचना होनी चाहिए वो सेवा से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। आगे यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। अंततः आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास का साथ साथ होते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है। मतलब यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में यानी जिन देशों की आय उच्च होती है उनमें बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का यानी जो उच्च आय वाले देश हैं उनमें बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। यानी उच्च आय वाले देश में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना की हिस्सेदारी अधिक होती है, जिससे वो उन देश की आधारिक संरचना प्रोग्रेस में होती है। आगे
अंततः आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं, यानी आधारिक संरचना और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ होते हैं। काफ़ी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है, यानी काफ़ी हद तक सिंचाई सुविधाएं के पर्याप्त विकास और विस्तार पर निर्भर करती क्या आधारिक संरचना। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन और संचार के विकास पर निर्भर करती है। यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। इसी अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचना की ओर होगा जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है, यानी आधारिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन और संचार के विकास पर निर्भर करती है। आधारिक संरचना, यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना को उचित ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आ जाएंगी, यानी हमें आधारिक संरचना पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचना पर जाने वाला है, ऊर्जा और स्वास्थ्य, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वो कौन होंगी? ऊर्जा। तो 8.5 हमारा नेक्स्ट क्या होगा? 8.5 ऊर्जा। थैंक यू। और इस ऊर्जा को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।